नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और यही जो बात है दुश्मनों के कलेजे को सुलगा रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली में जब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकली तो कई बदलाव देखने को मिले और साथ ही साथ दुश्मन के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ बदलाव ऐसे थे जो देश में पहली बार हुए हैं। इनमें सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व महिला अधिकारी ने किया। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है भैरव बटालियन, जिसने पहली बार इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा एनिमल कंटिंजेंट की भागीदारी रही। सेना के युद्ध मॉडल का लाइव प्रदर्शन हुआ। इस बार सेना की परेड में सबसे बड़ा आकर्षण जो रहा वो था नवगठित टुकड़ी भैरव बटालियन, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई। इसके अलावा भारत का सीना तब चौड़ा हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर की झांकी दिखाई दी, जब ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन किया गया। कर्तव्य पथ पर प्रहार फॉर्मेशन देखने को मिला। ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर जब ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लेकर आगे बढ़ा तब सभी का जो गर्व था वो दिख रहा था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हो गए थे, भावुक नजर आए। ये तमाम चीजें हमें कर्तव्य पथ पर देखने को मिली और कई चीजें इसमें पहली बार थी। लेकिन उससे पहले कि हम तमाम चीजों पर बात करें तो हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं, इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड पीयूष अग्रवाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, और आप दोनों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। कर्तव्य पथ जो कि पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, आपने जब आज देखा है तो कितना फर्क दिखाई दिया जब आप सर्विस में थे, जब आप सेना में थे, जब आप सेना को सर्व कर रहे थे, तब में और अब में क्या फर्क नजर आया है? पूजा, बहुत बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है कि देश की जो भावनात्मक मूल्यांकन था कि 26 जनवरी को क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हम मनाते हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। आज हम जब 26 जनवरी में देखते हैं तो एम्फेसिस जो है वो ये है कि देश ने पिछले कुछ सालों में कितनी प्रगति की है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, इसरो, डीआरडीओ, अलग अलग प्रांतों ने कितनी उन्नति की है। जबकि जब मैं छोटा था, मैं बता दूं, जब मैं छोटा था, क्योंकि 1957 में बॉर्न था तो मैं छोटा था जब 11वीं पास की थी। तो जब मैं 11वीं में था 1973 में, तो 26 जनवरी के परेड में हमारे स्कूल की तरफ से गया था। उस वक्त जो भावना हुआ करती थी कि हम एक नए आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं और देश उन्नति की तरफ बढ़ने, अग्रसर होने वाला है। जी पूजा। जी कर्नल साहब, आपके पास आऊंगी। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, भारत की ताकत बदली है, लेकिन इस ताकत के साथ जो है हम ये देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर बहुत कुछ जो है वो नजर आया है ऐसा जो पहली बार था। भैरव बटालियन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पूजा जी, मेरे से बोल रहे हैं आप? जी जी जी, पीयूष जी। ओके। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का जो थीम था, एक दो चीजें आपने अगर नोटिस की हो, वो था एक वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व होने के बाद, और दूसरा ऑप सिंदूर की कामयाब, और ऑप सिंदूर से हमारा नए राष्ट्र की जर्नी का सिंबॉलिक कि कैसे हम आगे चलेंगे। और इस चीज को बड़े अच्छे से आपने पूरे परेड में देखा कि वैसे तो प्रतीकात्मक तौर पर एक एक आइटम, एक एक इक्विपमेंट डिस्प्ले किया गया था, लेकिन वो एक एक इक्विपमेंट ये बताने के लिए था कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। और आज जो कर्तव्य पथ पर जितना भी इक्विपमेंट डिस्प्लेड था, सारा मेक इन इंडिया था। आसमान में जरूर हमने रफेल्स और अपाचीज को डिस्प्ले किया था, लेकिन कर्तव्य पथ के ऊपर सारा का सारा इक्विपमेंट मेक इन इंडिया इक्विपमेंट था। और उसमें जैसे शक्तिबान, दिव्यास्त्र, ये बताना चाह रहा था कि अगला युद्ध किस प्रकार से होगा और हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस
कि हम अगले युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा कि आज के जो चीफ गेस्ट थे, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला जी थी और यूरोपियन कमीशन के भी एंटनी जी थे। दोनों पूरे टाइम प्रधानमंत्री उनको कैसे अच्छे से समझा रहे थे कि हमारी शक्ति क्या है, और हम 1 घंटे के अंदर हमने ये शायद खाली दुनिया, यूरोप को ही नहीं पूरे दुनिया को दिखाया कि हम कितने मजबूत और कितने सक्षम हैं आज किसी भी प्रकार का खतरा हो हमारे ऊपर, चाहे चीन से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, या हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री से हमारे ऊपर कोई खतरा हो, हमारी सेनाएं पूरी तरह से सक्षम है। आपने शुरू में जब इंट्रोडक्शन दिया था, भैरव बटालियन की बात करी थी। भैरव का जो आपने रौद्र रूप देखा, वो एक छोटा सी टुकड़ी थी। आप इमेजिन करिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी कई टुकड़ियां बन गई हैं भैरव बटालियन के नाम पर, जो कि कन्वेंशनल इन्फेंट्री और पैरा कमांडोज के बीच का गैप फुलफिल कर रही हैं। और मेरे ख्याल में दुश्मन आज जरूर थर्राएगा जब वो भैरव बटालियन के बारे में समझेगा कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्षमताएं हैं, और वो कितनी आसानी से जो उनके नापाक इरादे हैं और उनके मंसूबों को तहस नहस कर देगा। ये हमने एक छोटा सा ट्रेलर जो ऑप सिंदूर में मई के महीने में हुआ था वो दिखाया था। अगर आगे कभी कुछ ऐसा होगा तो और आज तो हर एक भारतीय का सीना गर्व से बहुत चौड़ा हुआ है, ये इसमें कोई शक नहीं। जी, यूके देवनाथ जी, आप कैसे देखते हैं जिस वक्त एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराते हुए जा रहा था, हर एक की आंखों में नमी थी और चेहरे पर गर्व भी था, खुद प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी वो गर्व हमने देखा, और यही तमाम चीजें जो है ये इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर भी फ्लोट हो रही हैं। और ये फ्लोट नहीं हो रही हैं, ये जो पाकिस्तान है, चीन है, जो भारत को कम आंकते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि कर्तव्य पथ सिर्फ एक परेड नहीं होती है, कर्तव्य पथ पर जो परेड निकलती है वो आपकी ताकत दिखाती है, आप कितने एडवांस हैं ये दिखाती है। तो किस तरीके से इस परेड के जरिए हमने एक बड़ा मैसेज दिया है, क्या लगता है आपको, क्या जो हम कन्वे करना चाह रहे थे क्या वो बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर हुआ है? पूजा, देखो, परेड का मुख्य तात्पर्य ये था कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ जो हैं देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हमने इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया। ये भी दर्शाता है कि डेमोक्रेसी, एज ए डेमोक्रेसी हम लोग बहुत मैच्योर हैं और हमारी विदेश नीति बहुत ही सफल रही है। ऑपरेशन सिंदूर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। पूजा, देखो, यूक्रेन का युद्ध अभी 4 साल से चल रहा है, हमास और इजराइल के युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। ईरान के साथ भी पश्चिमी देश है, इजराइल है, अमेरिका है, लगातार झड़पें हो रही हैं। लेकिन भारत ने दिखाया कि हथियार का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। हमने हथियार का इस्तेमाल किया और 4 दिन के बाद डिसाइड किया कि जिस उद्देश्य से हम ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया है, और हमने हमारी मर्जी से हमारे तय किए समय सीमा के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पे कॉमा लगाया। तो ये दिखाता है कि भारत जानता है कि हथियार का इस्तेमाल हमारी देश की जो राजनीतिक परिभाषा है उसको हासिल करने के लिए कैसे किया जाए। अब एक शब्द होता है प्रिंसिपल ऑफ वॉर, कि युद्ध क्यों लड़ा जाता है। तो उसमें पहला जो प्रिंसिपल है वो सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम है, कि ऐसा नहीं है कि आप युद्ध लड़ते हैं दुश्मन को डराने के लिए, कि आप युद्ध लड़ते हैं दुश्मन को नेस्तनाबूद कराने के लिए। आप युद्ध लड़ते हैं दुश्मन को एक पाठ पढ़ाने के लिए कि देखिए ये एक थिन रेड लाइन है, अगर आपने ये थिन रेड लाइन यानी ये लाल लाइन अगर क्रॉस की तो भविष्य में हम आपको फिर से पाठ पढ़ाएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में यही हमारा एम था। तो बखूबी हमने इस एम को पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको समझा दिया कि भविष्य में वो गुस्ताखी करेंगे, हम फिर एक और ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और फिर से उनको एक कैलिब्रेटेड मेजर्ड चोट पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि ओपन एंडेड वॉर है, 2 हफ्ते लड़ रहे हैं, 2 महीने लड़ रहे हैं, 2 साल लड़ रहे हैं और युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं, जो हमारा मकसद है वो है कि दुश्मन को इस तरह से नुकसान पहुंचाना है कि उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
उनके जो हुक्मरान हैं उनको पता लग जाए कि भारत ऐसा कर सकता है, तो भविष्य में वो कोई गुस्ताखियां ना करे। जी पूजा। जी कर्नल पीयूष, आपसे जानना चाहूंगी, यहां पर हमने ताकत की बात करी है, लेकिन जब हम बात करते हैं बहादुरी की, तो बहादुरी जो होती है वो कोई जेंडर बायस नहीं होती है। और यही तस्वीर जो हमने कर्तव्य पथ पर देखी है, जिस वक्त सीआरपीएफ की टुकड़ी को सहायक कमांडेंट सिमरन बाला जो है वो लीड कर रही थी, तो वो अपने आप में एक अलग मैसेज था कि बहादुरी कोई जेंडर बायस नहीं होती है, महिलाएं किसी तरीके से पीछे न थी, न है, न कभी होंगी। बिल्कुल ठीक कहा पूजा जी। एक चीज समझनी चाहिए देशवासियों को कि कभी भी सेनाएं युद्ध नहीं लड़ती हैं, ना आर्मी, ना एयरफोर्स, ना नेवी। देश युद्ध लड़ते हैं। तो देश जो होता है, देश में सबका योगदान होना चाहिए युद्ध में। खाली सेना की कोई पाकिस्तान, चीन के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमेशा इट इज इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, और इंडिया और चाइना वॉर, और जो भी अगर कभी फ्यूचर में किसी के साथ भी हमारा युद्ध हो। तो जब हम देश की बात करें तो देश में हमारी 50% भागीदारी महिलाओं की है, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। और उन्होंने पास्ट में, प्रेजेंट में और आगे भी तीनों वक्त ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने प्रूव किया है अच्छे से कि वो सक्षम है जो भी उनको टास्क या रोल मिलते हैं उसमें अपने आप को साबित करने का। तो ये हमने देखा है। और आज आपने एंड में आपने एक चीज नोटिस की कि हर साल जो एक मोटरसाइकिल का डिस्प्ले होता था, ये आर्मी के एएससी की एक टॉर्नेडो यूनिट होती है, वो करती थी, जिसमें कि जो मेल पुरुष सैनिक जो होते हैं वो जो बुलेट मोटरसाइकिल्स होती हैं उनके ऊपर करतब दिखाते थे। आज पूरा का पूरा वो डिस्प्ले 100% महिलाओं, सीआईएसएफ के जो वुमेन वॉरियर्स थे उन्होंने दिखाया। और वो इतना बेहतरीन था कि हमें इतना अच्छा लगा सबको देखकर कि अगर हमारे देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आज काम कर रही हैं, और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे रिकॉर्ड्स पे प्लेस करके कह सकता हूं कि हमारे देश की महिलाएं हर तरीके से, चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम हो, चाहे रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में बड़े तोप खाने को हेल्प करने में या गोला फायर करने में हो, या सबमरीन्स और शिप्स के ऊपर काम करने में, सब जगह उन्होंने अपने आप को एक बराबर का दर्जा दिया है और वो अर्न किया है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही टफ होती है जितनी किसी मेल अधिकारी की या मेल जवान की होती है। तो इसलिए आज हेड्स ऑफ टू देम। और ये तो बहुत अच्छा मैसेज आज गया है कि हर तरीके से कि महिलाओं ने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई है और आगे भी निभाती रहेंगी। जी जिस तरीके से यूके देवनाथ जी यहाँ पर पीयूष जी कह रहे हैं कि जब कोई युद्ध होता है तो युद्ध जो है सिर्फ सेना नहीं लड़ती बल्कि पूरा देश लड़ता है। अब जब देश की बात आती है तो उसमें महिला पुरुष नहीं होते, वहां के जो एनिमल कंटिंजेंट की बात करते हैं वो भी होते हैं। किस तरीके से रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले कैमल भी होते हैं, बाज भी होती है, चील भी होते हैं, और ये तमाम चीजें हमें ये कर्तव्य पथ पर देखने को मिली हैं पहली बार। इसे आप कैसे देखते हैं? बाज ट्रेन करके जो है उनको ट्रेन करके रखा गया है, किस तरीके से उनके साथ जो है हाई टेक कैमरास का इस्तेमाल किया गया है ताकि उनसे नजर रखी जा सके, चाहे गरुड़ हो, चाहे बाज हो, चाहे चील हो, उनको ट्रेन किया गया है। अभी तक हमको लगता था कि सिर्फ और सिर्फ डॉग स्क्वाड होता है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि एक सेना के साथ कितना कुछ चलता है, कितनी ट्रेनिंग होती है, और इसमें या जो एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं उनका भी योगदान होता है। जी हाँ पूजा, होता ही है कि फौज में लॉजिस्टिक सपोर्ट एचेलॉन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जब युद्ध होता है तो जाहिर बात है दूर दराज के जंगलों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों में, घाटियों में युद्ध हो रहा होता है, स्नो बाउंड एरियाज में युद्ध हो रहा होता है। सब जगह पर सड़कें या ट्रैक्स नहीं होती और सब जगह पर एक मोटराइज्ड व्हीकल नहीं जा सकता। अब इसीलिए सेना में हमारे पास हमेशा से ही बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी की कोर ऑफ एएससी है, एएससी कोर के पास आरवीसी है। तो आरवीसी में बड़ी तादाद में घोड़े, खच्चर और दूसरे एनिमल्स हमेशा हिस्सा रहे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, आज हमने देखा कि डबल हम्प्ड कैमल का इस्तेमाल हो रहा था।
तो डबल हम्प्ड camel जो हैं बहुत ही श्योर फुटेड होते हैं, पहाड़ में कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, ज़्यादा लोड लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो बहुत कम पानी, बहुत कम भोजन सामग्री के बगैर भी काम कर सकते हैं। डोसाइल भी होते हैं, आज्ञाकारी भी होते हैं। इसी तरह से जो हमने देखा लद्दाख पोनी, वो वहाँ लोकलाइज्ड लद्दाख पोनी जो है उनका बचपन से वहीं पैदा होते हैं, वहीं उनकी ब्रीडिंग की जाती है, एक्लिमेटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो लोकल वहाँ लोग होते हैं उन्होंने उनको सदियों से इस्तेमाल किया है, दशकों से इस्तेमाल किया है। तो हमारे जो आरबीसी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने जाके देखा कि ये तो बहुत ही यूजफुल है। एक बार में दूर दूर तक पहाड़ों की ऊंचाई पर 14,000, 16,000, 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप 50 किलो 60 किलो का लोड लेके जा सकते हैं। और ये लोकल फूड खा के एक्स्टम्ड हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनको बेहतरीन मैदानी एरिया सा हरा चारा चाहिए। ये वहाँ पे जो भी सूखा कुछ मिल जाता है खा के प्रसन्न रहते हैं। जैसे आज आपने सबसे अच्छा देखा होगा, चील है, बाज है, इनका इस्तेमाल हम इनकी पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैमरा लगाकर। तो इनको भी ट्रेड किया गया है, ये आदेश के हिसाब से एक पर्टिकुलर दिशा में जाते हैं, एक पर्टिकुलर दूरी तक जाते हैं और जो कैमरा है उसके तहत जमीन पर जो फोटो ट्रांसमिट हो रही है उसको इनका कंट्रोलर देख पाता है। एक और चीज है, अगर जरूरत पड़े तो ये शत्रु के जो ड्रोन हैं उन पर भी हमला कर सकते हैं, उन पर झपट्टा मार के उनको गिरा सकते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है। पूजा देखो, एक आखिरी शब्द कहूंगा, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, यानी पूरे देश की समृद्ध शक्ति। एक देश जब युद्ध लड़ता है तो युद्ध लड़ने के लिए पूरे देश को, जैसे कर्नल पीयूष बोल रहे थे, पूरे देश के हर रिसोर्स को, हर तरह की टेक्निक को, हर तरह के जज्बे को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हम देखते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, आप यकीन मानिए, मैं 1993 से देख रहा हूं इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में महिलाएं योगदान दे रही हैं और सबका जो कंट्रीब्यूशन है एक एवरेज मेल ऑफिसर के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतरीन रहा है। जी। मैं यहाँ पर पीयूष जी आपके पास आना चाहूंगी। आखिरी सवाल आपसे ही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 गेस्ट इनवाइट किए गए रिपब्लिक डे के मौके पर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ये कूटनीतिक के तरीके से आप कैसे देखते हैं? इसमें कूटनीति अगर हम साधने की बात करते हैं तो जिस तरीके से भारत पर अमेरिका प्रेशर बना रहा है, टैरिफ का धमकी देता है, दूसरी तरफ और जो है परेशानियां भारत के लिए दूसरे देशों से भी सामने है, चाहे वो चीन की बात करें चाहे बाकी देशों की बात करें, लेकिन ऐसे में इन दोनों का भारत में होना कूटनीतिक दृष्टि से किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं आप? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा इसका जवाब भी रह सकता है। प्लीज प्लीज। आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के जब ये डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति बने उसके बाद से वो उन्होंने पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचा दी है। जहां मर्जी वो एक डिक्टेटर या एक इंसेन लीडर की तरह से प्रेजेंट हुए हैं, कभी वेनेजुएला पे, कभी ईरान पे, कभी कहीं उन्होंने पूरा और टैरिफ को एक टूल ऑफ वॉर बनाकर इस्तेमाल किया है। और उसके पीछे कोई ऐसा हमें लगता है कि वो बिना सेंस के काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सोची समझी नीति है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त काफी प्रॉब्लम से गुजरने की कागार पर है और इसलिए दुनिया का रीमॉडलिंग और रीअलाइनमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा कि काफी कुछ समय पहले ब्रिक्स के जो नेता लोग थे उन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात करी थी और उसमें वेनेजुएला का भी सपोर्ट था। तो डी डॉलराइजेशन यानी कि आप पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर आप पूरा वार कर रहे हैं और इंडिया, रशिया, इवन चाइना, ये सब इस चीज को, ब्राजील बहुत सारा लीड कर रहे हैं और यूरोप भी इस चीज से को समझ रहा है कि किस तरीके से अमेरिका पूरे दुनिया में दादागिरी करता है। और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में हमारी सबसे बड़ी आबादी है, वी आर द बिग मार्केट ऑल्सो। तो एक अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रंप सोचें कि वो सिर्फ इंडिया के या रशिया के या चीन के खिलाफ है, वो यूरोप के खिलाफ है। उनके लिए अमेरिका की तो हमेशा से पॉलिसी रही है अमेरिका फर्स्ट। और एक उनके बड़े फेमस किसिंगर
बहुत हेनरी वो थे डिप्लोमेट, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा भी था कि अमेरिका से दुश्मनी बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती तो जानलेवा होगी। इट इज फेटल टू बी फ्रेंडली टू अमेरिका। जी तो जी अमेरिका को काउंटर करने के लिए यूरोप भी अब धीरे धीरे समझ रहा है इस चीज को कि खाली हम अमेरिकन चीजों पे, आप देखिए ना कि ग्रीनलैंड के ऊपर वो जो कि नेटो का मेंबर है, डेनमार्क, उसके ऊपर वो धमकी दे रहा है, कनाडा के ऊपर धमकी दे रहा है कि मेरा 51 स्टेट बन जाए। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाती हैं। और भारत की, जैसे कि सर ने बोला था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन जो विदेश नीति है बहुत खूबसूरत है। हम सबके साथ अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। हम रशिया के साथ भी व्यापार करते हैं, हम यूरोप के साथ भी व्यापार करते हैं, हम अफ्रीका को भी ये नहीं मानते कि अफ्रीका एक थर्ड वर्ल्ड और अनडेवलप्ड एरिया है। हम उनको भी ग्लोबल साउथ के तरह से हमने उनको G20 में एडिक्वेट स्पेस दिया। तो हर तरीके से हम दुनिया में ये मान के चलते हैं कि सबको बराबर हक है, हर देश को। कोई उनके ऊपर पुलिसिंग नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर ग्लोबल दादागिरी नहीं कर सकता, सब अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमें अमेरिका ने ये टैरिफ और इस तरह की धमकी दी, तो हमारा बिल्कुल बनता है कि हमें यूरोप और बाकी मिडिल ईस्ट और बाकी सब कंट्रीज के साथ अपने संबंध और बेहतरीन करने की जरूरत है। और उस तरफ से हमें कुछ बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, हमारी नीति बहुत अच्छी चल रही है। और वो लोग देख रहे हैं कि भारत एक जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल नेशन है जी जो अपनी पॉलिसीज को ड्रॉप ऑफ द हैट पे चेंज नहीं करता, कोई यू टर्न्स नहीं मारते हैं। हम एक कंसिस्टेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं और हम तो हमेशा से कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कर्नल साहब। फिलहाल वक्त नहीं है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा पाऊं। कर्नल पीयूष अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कर्तव्य पथ पर आज जो कुछ भी हमने देखा वो सिर्फ एक परेड नहीं थी, बल्कि भारत की ताकत थी, जो आज सिर्फ भारत के लोगों ने ही नहीं बल्कि विश्व ने देखी है।